नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी एईडीओ की न्यू वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो की बात करें तो वो 935 है। इसी के तहत एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4 लिया जा रहा है, उसी का आज के सेशन में टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 3 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी एईडीओ का जो सिलेबस है वो 3 पेपर है। पहला पेपर जो है वो लैंग्वेज पेपर है, दूसरा पेपर जो है वो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, और तीसरा जो है वो जनरल एप्टीट्यूड का है। तो आज का जो सेशन है वो जो सेकेंड पेपर है जनरल स्टडीज, उसी का आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया बीपीएससी एईडीओ फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, नजका प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच जो है वो स्थित है। प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल दूसरा जो है वो सही है। 1967 में 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने प्लेट टेक्टोनिक अवधारणा का प्रतिपादन किया था। और नजका प्लेट जो है वो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है, न कि मध्य अमेरिका। तो चलिए आज अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दूसरे पे। जब विसर्ग मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति जो है वो क्या होती है? भू आकृति जो है वो क्या होती है? डेल्टा होती है, ऑक्सबोल झील होती है, खाड़ी, या उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऑक्सबो झील। बड़ी नदियों के विसर्गों में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होता है और उत्तल किनारों पर आधो कटाव होता है। जैसे जैसे विसर्ग गहरे वृत्तों में विकसित होते हैं, विभक्ति बिंदुओं पर अपर्दन के कारण कट जाते हैं, गोखुर झीलों के रूप में रह जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। गोंड जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में, डोंगरिया कोंद जनजाति जो है वो ओडिशा में, टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी पहाड़िया, और चेंचू जो है वो केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करना। पहला, चिल्ली जो है वो विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है और मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला और दूसरा दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो अफ्रीका है। एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों की व्यवस्था जो है वो पहले एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिण अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा ऊंचे हैं। दूसरा जो है वो तापी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित एक दरार घाटी से होकर बहती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो दूसरा जो है वो गलत है। पश्चिमी घाट जो है वो पूर्वी घाटों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक जो है वो ऊंचाई पर है और अधिक निरंतर है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 1500 मीटर है। पूर्वी घाट
असंगतता और निम्न पहाड़ियों से मिलकर बना है। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित एक नदी घाटी से होकर बहती है, तापी नदी नहीं। तापी नदी सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में बहती है और अरब सागर में गिरती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है, ये जो है वो कथन सही नहीं है। तमिलनाडु जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा छाया प्रभाव के कारण अधिकांशतः शुष्क रहती है। यहाँ मुख्यतः उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर दिसंबर, न कि जून जुलाई, अक्टूबर दिसंबर से वर्षा होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्न युग्मों का मिलान करना है। कोरियोलिसिस बल जो है वो पृथ्वी का घूर्णन, ऋतुएं जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव, विषुव जो है वो सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित है? गर्म वाताग्र या ठंडा वाताग्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों सही है। शीतोष्ण चक्रवातों में गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के वाताग्र शामिल होते हैं, जो अंततः एक अवरुद्ध वाताग्र के निर्माण का कारण बनते हैं। शीतोष्ण चक्रवात अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मध्य अक्षांशों में होते हैं और यह पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हिमालयन नदियां अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है? गोखुर झील, विसर्व नदियां, गुम्फित वाहिकाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त में से कोई नहीं। हिमालय नदियां अपने प्रभाव के क्रम में जब मैदान में प्रवेश करती है तो इसके मध्य और निचले भागों में अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू के अवसादों का संवहन करती है और विभिन्न निक्षेपणात्मक स्थलाकृति जैसे समतल घाटियां, घोकुर झीलें, विसर्व नदियां, बाढ़कृत मैदान, गुम्फित वाहिकाएं और नदी के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। वृत्तीय गति जो है वो पृथ्वी के परित चंद्रमा की गति है और घूर्णन गति जो है वो लट्टू का अपेक्षणीय अक्ष पर घूमना। आवर्ती गति जो है वो घड़ी के दोलक की गति और सरल रेखीय गति जो है वो नदी के प्रभाव की गति। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। जब कुएं से पानी की बाल्टीन को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टीन जो है वो क्या होती है? तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। जब कुएं से पानी की बाल्टीन को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टीन पानी की सतह से ऊपर भारी है। आर्किमिडीज के प्लवन के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु पानी में होती है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है, जिसके कारण वस्तु के भार में कमी महसूस होती है। लेकिन जब वस्तु पानी की सतह से ऊपर आ जाती है तो उत्प्लावन बल के न होने के कारण वह भारी प्रतीत होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि में अंतर जो है वो निम्नलिखित में किस कारण होता है? किस कारण होता है? तो ध्वनि गुणता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो अवतल लेंस। जल का अपवर्तनांक वायु से अधिक होने के कारण उत्तल सतह का वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति जो है वो व्यवहार करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि होती है? भंवर धाराएं, शैथिल हानि, कुंडलन का प्रतिरोध, क्रोड का नर्म लोहे का बना होना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो
क्रोड क्रोड का नर्म लोहे का बना होना। ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे का उपयोग करके बम्पर धाराओं में से होने वाली हानि को कम किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित युग्मों में से गलत मिलान का चयन करना है। ओडोमीटर जो है वो वाहन द्वारा तय की गई दूरी। क्रायोमीटर अत्यंत निम्न तापमान को मापने के लिए। ग्रेविमीटर जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन। और फोनोमीटर जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता मापने में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका गलत है। क्रायोमीटर जो होता है वो अत्यंत निम्न तापमान को मापने के लिए होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। लोहे की कील पर पाड़े पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। लोहे की कील जो है वो पानी पर तैरती है जबकि वह पाड़े पर तैरती है लेकिन जबकि वह पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो लोहे का अपेक्षित घनत्व जो है वो पानी से अधिक तथा पाड़े से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को उनकी प्रचुरता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मनुष्य में सबसे ज़्यादा जो होता है वो हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाइड्रोकार्बन ईंधन चलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किसी रक्षक नली शुष्कन नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने में किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, कैल्शियम फ्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कैल्शियम क्लोराइड होता है। कैल्शियम क्लोराइड को Cl2 का उपयोग रक्षक नली में अवशोषक के रूप में किया जाता है। आर्द्रता वाले दिनों में यह वायु में उपस्थित आर्द्रता को अवशोषित करके HCl का निर्माण करता है। CaCl2 पानी से क्रिया कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है जो प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर किसकी परत चढ़ी होती है उसे अग्निरोधक बनाता है? बैकेलाइट, मेलामाइन, पेट या एक्रेलिक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेलामाइन होता है। यह आग का प्रतिरोधक होता है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा सहने की क्षमता भी अधिक होती है। बैकेलाइट जो है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इसका उपयोग बिजली का स्विच बनाने में किया जाता है। अब पेट जो है वो यह पॉलिस्टर का एक प्रकार है। इसका उपयोग बोतल बर्तन बनाने में किया जाता है। और एक्रेलिक जो है वो यह ऊन के समान दिखाई पड़ता है। इसमें स्वेटर, कंबल आदि बनाया जाता है जो प्राकृतिक रेशा से होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। न्यूट्रॉनों के गुण धर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो न्यूट्रॉन जो है वो परमाणिक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। SOOC और COOH को कौन सा अम्ल जो है वो कहा जाता है? कार्बोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो एक प्रबल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस अम्ल का उपयोग व्यापक रूप से सफाई कारक, कपड़ों में दाग एवं लोहे पर से जंग हटाने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग किया जाता है? तो O और RH निगेटिव। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुण धर्म जो ऊर्ध्वा गति में सहायक होते हैं वे कौन से हैं? वे कौन से हैं? तो वाष्पोकर्षण, वाष्पो उत्सर्जन, खिंचाव, संजन और आसंजन। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आवृत्ति बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है? अगुणित कोशिका जो है वो नहीं पाई जाती है, तो बीजांड काय। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विटामिन ए, विटामिन ए जो है वो दृष्टि, इसमें से नीचे दिए युग्म में कौन सा युग्म सही सुमेलित है उसका चयन कूट की सहायता से करना है। विटामिन ए दृष्टिहीनता, विटामिन V1 बेरी बेरी, विटामिन डी जो है वो रिकेट्स और लोहा जो है वो अड़कता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो चारों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक प्रदेश होता है जिसमें केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है, केवल प्रोटीन रहित DNA पाया जाता है। ऐसे प्रदेश को क्या कहते हैं? ऐसे प्रदेश को क्या कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य, केंद्रक प्रोटीन या केंद्रक काव्य। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो पित्त में लिपिडो के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में कथन ए जो है वो सही नहीं है। पित्त जो है वो यकृत द्वारा स्रावित एक पाचक रस होता है, हालांकि इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीत रस में बिलीरुबिन और बिलीवेराडीन जैसे पीत लवण होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? तो पैरेन काइमा, कोलेन काइमा, स्केलेर काइमा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चावल की खेती के साक्ष्य जो है वो किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर या बनावली। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हड़प्पा सभ्यता में चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो रंगपुर में मिले हैं, जहां चावल की भूसी के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थलों पर गेहूं और जौ जो है वो मुख्य फसल मिली है। चावल की खेती विशेष रूप से रंगपुर और गुजरात के लोथल से जुड़ी हुई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्मकाचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? दैता दैत। ऑप्शन नंबर ए जो है वो दैता दैत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ब्राह्मणी, खरोष्ठी, अरमाइकी और ग्रीक। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। यह किसने कहा था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बलबन ने कहा था। सुल्तान जो है वो बलबन, यासिद्दीन बलबन को यह घोषणा करने का श्रेय दिया जाता है कि सुल्तान जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के बाद दूसरे स्थान पर है। उसने राजत्व के दैवीय अधिकार पर जोर दिया है और अपनी सत्ता को मजबूत करने की और अपने शासन को वैध बनाने के लिए खुद को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया घोषित किया है। यह सिद्धांत बलबन के राजनीतिक दर्शन को केंद्र बिंदु था और उसके शासन का अन्य शासनों से अलग करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या शाहजहां। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अकबर के खिलाफ।
जौनपुर से मुगल बादशाह अकबर के खिलाफ एक फतवा जारी किया गया था। यह फतवा जो है वो 1569 में जारी किया गया था, जब अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। मजहर जो है वो एक ऐसा दस्तावेज था जो अकबर को धार्मिक मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देता था, जिससे उलमा धार्मिक विद्वान नाराज हो गए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी जो है वो कौन सा शहर थी? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरावाला, पेशावर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अमृतसर था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो 1857 के विद्रोह की सफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। अस्थाई बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल जो है वो किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, हेक्टर मुनरो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राजा राम मोहन राय ने बंगाल की कृषि और किसानों पर अस्थायी बंदोबस्त के विनाशकारी प्रभाव पर प्रसिद्ध टिप्पणी करते हुए कहा था कि पूरा बंगाल जो है वो एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी ही रहते हैं। यह उदाहरण शोषणकारी भू राजस्व प्रणाली के कारण खेती में आई गिरावट और ग्रामीण संकट को उजागर करता है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में जनसंख्या में कमी आई और कृषि जो है वो बर्बाद हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो कोलकाता में 1819 में की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, सन 1804 में मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सन 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पहला और दूसरा कथन जो है वो दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कोल विद्रोह जो हुआ था उसमें कौन था? तो बुद्धू भगत। कहाँ? खासी विद्रोह में तीरथ सिंह, संथाल विद्रोह में सिद्धू और कानू, और चेरो विद्रोह में भूषण सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली। यह क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? 20वां, 21वां, 22वां या 23वां? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 23वां अधिवेशन था। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन क्रम में 23वां अधिवेशन था। अध्यक्ष को चुनने के प्रश्न को लेकर कांग्रेस के गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। यह विवाद स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर और गहरा होता चला गया था। अंततः दोनों पक्षों में संघर्ष के बाद विभाजन हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी घोष ने की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद जो है वो कहाँ स्थित है? बीजापुर, वारंगल, मदुरई, देवगिरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बीजापुर में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? कौन सा राजवंश? तो उज्जैनिया राज। ऑप्शन नंबर डी जो है वो उज्जैनिया राज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कृषि मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जो थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या ए और बी दोनों थे?
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? किसका विरोध नहीं किया गया था? तो कर्म का सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। लॉर्ड क्लाइव जो है वो क्या किए थे? तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन, लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी जो है वो राज्य विलय नीति, और लॉर्ड कर्जन जो है वो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो है वो स्थापित किया था? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या डच? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो पुर्तगाली। भारत में यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र जो है वह स्थापित किया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस डी अल्मोड़ा 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, टीपू सुल्तान, शाह आलम द्वितीय? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? किसने समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 में हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है भारतीय मुकदमे और कार्रवाई, सरकारी ठेके, महान न्यायवादी, व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिरोध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है वो किससे संबंधित है? तो मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300। और भारत का महान न्यायवादी जो है वो 76 अनुच्छेद से संबंधित है। सरकारी ठेके जो है वो 299 अनुच्छेद से संबंधित है। व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध जो है वो अनुच्छेद 302 से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? स्थानीय निकायों के सदस्यों से, शिक्षकों से, स्नातकों से या उद्योगपतियों से? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उद्योगपतियों से नहीं चुने जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 का 3 के अनुसार राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, 1/12 सदस्य जो है वो स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्य जो है वो 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद में सदस्य जो है वो नहीं चुने जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 153 में एक प्रावधान जोड़ा गया है जो प्रशासनिक सुविधा और राज्य पुनर्गठन के लिए ऐसी नियुक्तियों को स्पष्ट रूप से अनुमति देता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधानसभा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो विधानसभा का अनुमोदन आवश्यक है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को विधानमंडल के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर राज्य विधानमंडल से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 द्वारा अनिवार्य है।
राज्यपालों को राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यह अध्यादेश तत्कालिक कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता वाली अत्यावश्यक स्थितियों से निपटने के लिए है। राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर अध्यादेश को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। विधानमंडल जो है वो अध्यादेश को स्वीकृत कर उसे अस्थायी कानून बना सकता है या अस्वीकृत भी कर सकता है। यदि विधानमंडल पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को न तो स्वीकृत करता है और न ही अस्वीकृत करता है तो अध्यादेश जो है वो स्वतः ही प्रभावी नहीं रह जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भारत में संसदीय सरकार की विशेषता निम्नलिखित है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सांसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। राष्ट्रपति जो है वो भारत में वास्तविक कार्यकारी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो केवल दूसरा जो है वो सही है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि उच्च सदन के प्रति। अब मंत्री जो है वो अपना पद ग्रहण करने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। ये जो है वो मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, न कि लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष। राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र कार्यकारी होता है, वास्तविक कार्यकारी नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सा रिक्त जो है वो जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। वर्तमान में भारत सरकार में कितने कैबिनेट समितियां हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 8 कैबिनेट समितियां हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 25 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 का बी के अनुसार विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए आयु जो है वो 25 वर्ष है, न्यूनतम आयु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने मंथ और कितने हफ्ते होते हैं? तो 6 महीने और 6 सप्ताह होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 66। ऑप्शन नंबर सी जो है वो अनुच्छेद 66। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म जो है वो चुनना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कृषि पर ध्यान, ये जो है वो सही युग्म है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो उद्देश्य जो है इसका वृद्धि के साथ न्याय था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो गरीबी हटाओ। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है वो उद्देश्य जो था वो कृषि और बुनियादी उद्योग था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। साधन लागत पर एनएनपी के डैश के बराबर होता है। साधन लागत पर एनएनपी जो है वो डैश के बराबर होता है, तो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय जो है वो क्या है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक का रख रखाव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? किस समिति ने दिया था? तो SBS राघवन समिति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? RBI, NSO, नीति आयोग या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो NSO करता है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भंडारी समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कराधान, अप्रत्यक्ष कराधान, कृषि ऋण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो वित्तीय वर्ष ऑप्शन नंबर बी जो है वो वित्तीय वर्ष 2006 से 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? मुर्मूर, गोवा, मुंबई, कोची या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो चेन्नई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? मीर कासिम, मीर जाफर, राजा राम नारायण, फर्रुखसियर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मीर जाफर। मीर जाफर ने अंग्रेजों को बिहार में सोना के व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया था। उन्होंने यह अधिकार बंगाल के आश्रित नवाब बनने के पश्चात वर्ष 1758 में के आसपास दिया। बिहार जो है वो इस अवधि के दौरान सोडा उत्पादन का मुख्य केंद्र था। सोडा को बारूद बनाने के लिए बनाया गया था। सोडा निर्माण के कार्य मुख्य रूप से नोनिया समुदाय के द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश प्रीतु हंता राजवंश के नाम से जाना जाता है? तो हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश एक अल्पकालिक राजवंश था जिसने प्राचीन बिहार के मगध क्षेत्र पर 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। जैन ग्रंथों के अनुसार हर्यक राजवंश की उत्पत्ति मगध में एक नागरिक विद्रोह के बाद 544 ईसा पूर्व हुई थी। इस विद्रोह ने प्रद्योत वंश के अंतिम शासक वधि वर्मन को उखाड़ फेंका और बिंबिसार को सिंहासन पर बैठाया। हर्यक राजवंश का अंत राजनीतिक अस्थिरता, हत्या और सार्वजनिक विद्रोह के चक्र से चिन्हित है। हर्यक वंश को प्रीति हंता राजवंश के रूप में जाना जाता है क्योंकि सिंहासन हासिल करने की लालसा में अजात शत्रु बिंबिसार की हत्या कर दी। इसके बाद यह क्रम आगे भी चलता रहा। जैसे अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयनी ने किया था, उदयनी की हत्या उसके पुत्र अनिरुद्ध ने किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो RN मुधोलकर थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्य का शुल्क को 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की नवंबर 1929 में। सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसके सचिव जो थे वो श्री कृष्ण सिंह के थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से कौन संबंधित नहीं है? तो चंद्रशेखर आजाद जो है वो संबंधित नहीं है। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका लेकिन गाड़ी में पिंगले की पत्नी और पुत्री थी। बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड या उपयुक्त में से अधिक? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त में एक से अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है? तो मेची नदी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेची नदी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम जो है वो क्या होगा? तो कैमूर, जमुई और नवादा। कैमूर, जमुई और नवादा। कैमूर में जो है वो 31.5
5.6% है, और जमुई में 21.34 है, और नवादा में 20.72 है, और मुंगेर में 20.16% है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो कोसी नदी को जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितनी है? तो 68.8 है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 68.8 है, और शहरी जो है वो 31.2 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, या उपरोक्त में एक से अधिक? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मुख्यमंत्री करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। बिहार के कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2 राज्यपाल थे। जाकिर हुसैन चौथा, और रामनाथ कोविंद जो है वो 36वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के कौन से क्रम के रूप राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था? तो 42वां। ऑप्शन नंबर सी जो है वो 42वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया था? लखनऊ, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हैदराबाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्त वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित करने का निर्णय लिया है? कौन सा वित्त वर्ष है? तो 2022 से 23। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2022 से 23। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो 6.81। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जीन बैंक जो है वो स्थापित किया गया है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिहार में। बिहार के भागलपुर में सबौर में स्थापित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लेज मेट्रेवेली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इंग्लैंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजनों और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए 4 नई वीजा प्रणाली श्रेणियां जो है वो शुरू की है? भारत, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, या सऊदी अरब? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो संयुक्त अरब अमीरात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपए में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है? तो नेपाल, भूटान और श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो नेपाल, भूटान और श्रीलंका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे अब कुल टैरिफ जो है वो 50% हो गई है? तो 25%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो 25%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अक्टूबर 2025 को भारत ने निम्न में से किन यूरोपीय देशों को यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू किया है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, हंगरी, आयरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है? बिहार, गुजरात, कर्नाटक, या तमिलनाडु? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गुजरात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तंबाकू, वेपिंग, ई सिगरेट प्रोडक्ट पर पीडी गट प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो कौन बना है? मालदीव, नॉर्वे, नीदरलैंड, या फिनलैंड? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मालदीव।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। प्रधानमंत्री मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के संस्मरण पुस्तक का भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा है? तो जॉर्जिया मेलानी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो जॉर्जिया मेलानी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अमित शाह ने लॉन्च किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जीजी पारिक का निधन 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 में हो गया। इसके संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो सही है? तो उपयुक्त सभी स्वतंत्रता सेनानी थे, लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे, श्रमिक आंदोलनों के नेता थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 10वीं बार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। साहित्य के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? साहित्य का नोबेल जो है वो किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ला जलो क्रास होनकोरई, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से कौन बिहार की पहली महिला फील्ड मास्टर बनी है जिन्होंने यह खिताब दुबई 2025 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल की है? तो मारिया फातिमा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो मरियम फातिमा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इस स्टेडियम की नींव 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है एडीओ का, उसी के आज के सेशन में टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।